फिरोज, ऐसे में अगर हम लगभग पिछले एक साल में अलग अलग एसेट क्लास से निवेश की बात करें तो कितना रिटर्न अलग अलग एसेट क्लास ने जनरेट करके दिया है? क्योंकि इक्विटी की तरफ ज्यादा रुझान हमेशा रहा है निवेशकों का, तो क्या रिपोर्ट कार्ड कैसा है? आई थिंक इक्विटी की एसेट की रिटर्न्स ठीक रही हैं, अच्छी रही हैं इनफैक्ट, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ब्रॉडर मार्केट रैली होती है तो अल्फास जो एक्स्ट्रा रिटर्न होती है निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छी हो सकती है। जैसे हमारी स्कीमों के मॉडल पोर्टफोलियो की ऑलमोस्ट 11.23% की अल्फा है सिर्फ इस अप्रैल से। तो जब ब्रॉडर मार्केट रैलीज होती हैं तो एक अल्फा एक्स्ट्रा रिटर्न बनने की उम्मीद होती है। तो एक्विटीज़ ने अच्छा प्रदर्शन दिया एट अ बेस लेवल। अगर हम लास्ट अक्टूबर नवंबर की निफ्टी की बात करें तो वहाँ से निफ्टी ने 9-10% की रिटर्न दी है, बट उसके ऊपर जो स्मॉल कैप की जो आउट परफॉर्मेंस रही है, मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस रही है ब्रॉडर मार्केट की वजह से, तो 16-17% ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट 1 ईयर बन चुका है दिवाली से दिवाली। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कीम्स पे निर्भर करता है, ऑफ कोर्स। पॉइंट 1, गोल्ड ने ठीक ठाक रिटर्न दिया, इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दिए, बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, क्योंकि उसमें जो मार्क टू मार्केट गेन्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स भी आई हैं, क्योंकि यील्ड्स थोड़ी कम हुई हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की आज की डेट में लिक्विडिटी एक्सचेंज पे भी काफी बढ़ गई है, तो उधर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। डेट ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। डेट ने इसीलिए डिसअपॉइंट किया है क्योंकि यील्ड्स ऊपर गई हैं, बट ग्लोबल के मुकाबले इंडिया की जो ब्याज दरें वो इतनी नहीं बढ़ी हैं। आरबीआई ने जरूर ब्याज दरें बढ़ाई हैं बैंकों की लेन देन के लिए, बट अगर आप 10 ईयर की जो ब्याज दर है इंडियन गवर्नमेंट पेपर की, उसकी तो 6.9 थी, आज 7.3 है दिवाली टू दिवाली। तो बॉन्ड फंड्स में 4 से 5% की रिटर्न आई है। बट सबसे बड़ी बैड खबर ऑफकोर्स डेट फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये आई है कि उनकी जो टैक्सेस हैं उसमें इंडेक्सेशन भी नहीं होगा और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में कैटेगराइजेशन भी नहीं होगा। तो ये डेट ने बड़ा मायूस किया है। रियल एस्टेट तो हमारा ये मानना है कि मेट्रो रियल एस्टेट, मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट अंडर परफॉर्म करता है। हमने 1000 प्रॉपर्टीज एनालाइज कर ली लास्ट 5 महीने में, 487 प्रॉपर्टीज एनालाइज की, 8.5% की IRR आई है 11 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद 200 इंडिविजुअल्स की। तो आई पर्सनली थिंक रियल एस्टेट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग ऑन द रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ऑफ मेट्रोज इज कंसर्न। पिछले कुछ समय में फिरोज हमने देखा एक अलग ही एक क्रेज नजर आया, एक रैली दिखी, स्मॉल कैप मिड कैप, हर कोई बस स्मॉल कैप मिड कैप की बात कर रहा है। हमने आंकड़ों में देखा वहां पर भी स्मॉल कैप में निवेश जबरदस्त आ रहा है, मिड कैप में लोग पैसा लगा रहे हैं, लार्ज कैप कहीं पीछे छूटता हुआ जा रहा है। तो अगर हम अब आने वाले कुछ समय की बात करें तो किस कैटेगरी पर आपकी लिहाज से नजर रखी जानी चाहिए? मेरे हिसाब से स्मॉल कैप जो हमने कॉल आउट किया था जनवरी में, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अप्रैल में 5% से हम सीधे 30% लेके गए थे स्मॉल कैप। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी से ये कॉल ठीक गया है, बट आई पर्सनली थिंक जो अब स्मॉल कैप जो इन्वेस्टमेंट है वो एक म्यूचुअल फंड निवेशक के आधार से, वो तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, वो एक जो बेंचमार्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। उसकी जो लेवल है वो भी लोग ट्रैक नहीं करते और इन स्मॉल कैप अच्छा है बुरा है वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। 12,000 की उसकी लेवल है, उसकी जो अर्निंग्स की एस्टिमेट है, उसकी जो कमाई उन कंपनियों की, 250 कंपनियों की जो कमाई का अंदेशा है इस फाइनेंशियल ईयर में, वो है 636 रुपए का। तो इसकी जो पी आती है 19 आती है। तो स्मॉल कैप के जो 250 कंपनियां हैं उसमें बहुत वेरीड वैल्यूएशंस हैं। थोड़ी कंपनीज जो ऐसी भी हैं टॉप 10 कंपनीज में, वो इंडेक्स के टॉप 10 में सुजलॉन, KPIT, IDFC लिमिटेड, ये सब टॉप 3-4 मैं बता रहा हूं। उसमें एक कंपनी तो है जिसकी 100 से ज्यादा की पी है, बट एट एन इंडेक्स लेवल फिर भी आज उसकी जो पी है 19 है, उसकी जो मीडियन पी रही है इससे ज्यादा महंगी रही है। तो हमारा ये मानना है कि स्मॉल कैप में हमेशा एक इंडेक्स लेवल पे नहीं देख सकते हम। अगर बारीकी से जाएं तो इतनी अपॉर्चुनिटी आज भी है क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है। पहली ये जो लास्ट दिवाली से ये दिवाली अगर आप FII का एक्सपोजर देखें स्मॉल कैप में, अर्थ शैटरिंगली डिफरेंट है। जो 10 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में FII की एक्सपोजर्स बढ़ी हैं। तो मेरे हिसाब से जो जैसे 5,000 करोड़ का आंकड़ा आया कल एम्फी के द्वारा कि स्मॉल कैप फंड्स में इतनी इनफ्लो आई, उसके पहले 3,500 था, उसके पहले 4,200 था, क्योंकि परफॉर्मेंस आती है तो लोग रेयर व्यू मिरर देख के ज्यादा खरीदते हैं। तो स्मॉल कैप की रैली अगले 3-4 महीने मेरे हिसाब से रिलेटिव परफॉर्मेंस निफ्टी पे बरकरार रहने की उम्मीद है, एटलीस्ट एज वी स्टैंड टुडे। जैसे ही जनरल इलेक्शन का माहौल बनेगा तो एक रिस्क एवर्जन होगी, तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू लार्ज कैप इज एक्सपेक्टेड। सो आई वुड नॉट एग्जिट स्मॉल कैप सो अर्ली, मे बी February, March next year.
डेफिनेटली एक लार्ज कैप में जाने का एक केस बनेगा, क्योंकि रिस्क एवर्जन विल बी द नेम ऑफ द गेम। फिरोज, आने वाला समय भी बाजार के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए अभी जो ये बचा हुआ साल है और फिर आने वाले कुछ महीने अर्थव्यवस्था के लिहाज से कौन से बड़े ऐसे फैक्टर हैं जो कि बाजार पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं स्वाति जी। आई थिंक देखिए, अगर आप देखें जीडीपी की जो प्रोजेक्शंस हैं मेरे हिसाब से मीट होती दिख रही हैं। 7.2% आ चुका है लास्ट क्वार्टर का जीडीपी नंबर, उसमें सर्विस सेक्टर्स 10.6% पे ग्रो हो चुकी है। तो जो एस्टिमेट्स हैं 6.2 और 6.4 के, वो भी होते हुए दिख रहे हैं सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स के। अगर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो अगर हमें वैलिडेट करनी है तो जीएसटी एक बहुत अच्छा बैरोमीटर होता है। जीएसटी की जो 18% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो हो नहीं पाती अगर ये जीडीपी का आंकड़ा सही नहीं होता। तो दैट्स पॉइंट 2। इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होकर 5.02 हो गया है। जैसे विजय जी ने भी कहा कि ब्याज दरें पीक आउट हो चुकी हैं। अगर मेरी महंगाई 5.02 है, कल हमने पॉवेल साहब को कहते हुए सुना एक पैनल में कि ब्याज दरें कम, उनकी महंगाई कम नहीं हो रही, तो शायद ब्याज दरें मैं वापस बढ़ाने की कोशिश भी कर सकता हूं। बट इंडिया में वो स्थिति नहीं है। 5.2 पे आ गया। नेक्स्ट 2 क्वार्टर का टारगेट है 5.2 5.4, तो हम टारगेट से नीचे ऑलरेडी आ चुके। ये यूएस की ये स्थिति है नहीं। वो तो कितने ब्याज दरें बढ़ाने के बाद भी आज भी महंगाई वापस नहीं आ रही, ना तो जीडीपी स्लो हो रही है उनकी, ना तो इकोनॉमी स्लो हो रही है। सो दैट्स द थर्ड पॉइंट। तो अब इसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं? मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो काफी सबसाइड हो रही है। इजराइल और जो पैलेस्टीन की वॉर है वो भी हमारे हिसाब से कैटेगरी 1 रिस्क है। कैटेगरी 1 रिस्क हम वैसे क्लासिफाई करते हैं जिसमें हमारा अंदेशा होता है कि 6 to 10% की करेक्शन ही दिखा सकते हैं। कैटेगरी 1 करंटली इट्स अ कैटेगरी 1 रिस्क। 2 इज स्टेट इलेक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज उससे एक प्रोबेबिलिटी असेसमेंट जनरल इलेक्शन की आएगी। वो एक बहुत क्लोजली मॉनिटर करने वाला 5 स्टेट इलेक्शंस आर अ ग्रेट बैरोमीटर अगेन कि जनरल इलेक्शन में क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी। बट आई थिंक लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है काफी सेगमेंट्स में, एंड लिक्विडिटी ड्राई अप नहीं हो रही। एमएससीआई डोमेस्टिक स्मॉल कैप और एमएससीआई अपनी नवंबर 14 को वापस नई वेट्स दिखा रहा है। तो उसमें काफी सारे स्टॉक्स लार्ज कैप स्मॉल कैप चलने की उम्मीद है, क्योंकि एफआईआईज हैव अ लॉट ऑफ मनी टू पंप इन। तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जनरल इलेक्शंस। हमने 5 जनरल इलेक्शंस एनालाइज किए 1999 से। जनरल इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि एडवर्सिटी। 5 सालों में पॉजिटिव रिटर्न बनी है, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30%। सो सी जनरल इलेक्शन, ये दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली टू दिवाली, क्योंकि 5 साल में एक बार ऐसा होता है कि दिवाली के बीच में एक जनरल इलेक्शन होता है। फिरोज, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो कौन से सेक्टर में आपको मौके नजर आ रहे हैं? किस सेक्टर पर पॉजिटिव हैं आप? देखिए, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक सेक्टर की रिकमेंडेशन देना और उसको इंप्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेक्टर्स काफ़ी बार अगर आप सही भी जाते हैं तो 6 महीने में चल जाते हैं। लास्ट टाइम आई थिंक 3-4-6 महीने पहले जब टीसीएस का रिजल्ट आया था तो मैंने कहा था कि आईटी एज अ सेक्टर इज गुड, बट उसने 5-6% की तो एक महीने में आउट परफॉर्मेंस दे दी निफ्टी आईटी ने निफ्टी को। सो पॉइंट इज, इफ आई हैव टू गिव यू वन सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रक्चरली जो चेंज हो रहा है जो है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। सीडीएमओस आ गई हैं, एक इनोवेशन हो रही है फार्मा इंडस्ट्री में। जो जेनरिक थे, कंपनीज वर लुकिंग एट जेनरिक ड्रग्स, वो अब थोड़ी ज्यादा इनोवेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो अगर किसी को खरीदना ही है सेक्टर फंड, जो कि नहीं खरीदना चाहिए, आइडियली आप डिवर्सिफाइड फंड से ही आप अपना काम चला सकते हैं। बट अगर किसी ने ठान लिए कि भाई पूरे डिवर्सिफाइड खत्म हो चुके हैं, खरीदना है, तो जो आप 3-4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, दैट विल बी अ फार्मा एज अ सेक्टर, क्योंकि उसमें एक स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है। एंड आई थिंक उसकी वजह से 3-4-6% की अल्फास पर एनम निफ्टी के मुकाबले आ सकती हैं निफ्टी फार्मा में। बिल्कुल। और शो के अंत में फिरोज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, इक्विटी और डेट दोनों में निवेश के कहां मौके, आपकी फंड्स रिकमेंडेशन? आई थिंक मेरे हिसाब से इक्विटी में ज़्यादा झुकाव, 5 इयर्स के ज़्यादा पैसे हों तो ऑफकोर्स 70-80% इक्विटी में, एज लॉन्ग एज आप ये मान के चलें कि हर साल मार्केट पीक के स्तरों से ट्रफ तक 14-15% की गिरावट हर साल दिखाती है नॉर्मल साल में। अगर ये आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद चेक काट सकते हैं, तो आपको 80% इक्विटी रखनी चाहिए, तभी जाके आप महंगाई मात दे पाएंगे। वरना लोगों की जो इक्विटी एलोकेशंस हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में 10% से कम है। तो 70-80% इक्विटी बोल रहा हूँ, एटलीस्ट हिम्मत करके 50% तक तो पहुंचे ऑन द ओवरऑल वेल्थ। उसमें फंड्स की एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, आदित्य बिरला
स्मॉल कैप एंड SBI कॉन्ट्रा। अगर ये 6 के 6 फंड अगर आप खरीद पाएं तो इसमें 55% की आपको लार्ज कैप मिलेगी, 15-17% की मिड कैप और ऑलमोस्ट अबाउट 27% की स्मॉल कैप। ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज की स्कीम्स हैं, बट इनको सबको साथ में खरीदने की कोशिश करें क्योंकि इसमें से 1-2 तो खराब निकलती ही निकलती हैं, बट आप 6 खरीदेंगे तब जाके एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। अगर आपके पास 3,000 हो तो 500 रुपए की SIP भी जरूर कर सकते हैं।